हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ कोरिलेशन। और इसके ऑलरेडी हम एक दो वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह। फिर हमने लास्ट वीडियो में एक मेथड पढ़ा था, एक नहीं एक्चुअली दो मेथड्स पढ़े थे। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन को मेजर करने के तीन मेथड्स होते हैं हमारे पास। पहला है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, दूसरा है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और तीसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये जो पहले दो है यानी कि स्कैटर डायग्राम और आपका कार्ल पियर्सन वाला, वो दोनों हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देख लेना, आई बटन पर क्लिक करके उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने कार्ल पियर्सन वाला और स्कैटर डायग्राम वाला दोनों ही मेथड्स को बहुत डिटेल में कवर कराया। कोई भी डाउट होता है आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो उसी वीडियो के कमेंट पे, मतलब अपना आंसर क्वेश्चन पुट करके, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड है हमारा कौन सा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कौन सा है, नाम लिख लेते हैं पहले। नाम है स्पीयरमैन्स। स्पीयरमैन एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने दिया तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये पूरे इस मेथड का या फिर इस मेथड का नाम है, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट और पता करेंगे कोई भी दो सीरीज के बीच में कोरिलेशन कितना ज़्यादा है या कितना कम है, मॉडरेट है, हाई है वगैरह। ठीक है, अब इसमें देखो एक अच्छी चीज़ ये है, जो हमने पिछला वाला पढ़ा था स्कैटर डायग्राम या फिर कार्ल पियर्सन, उसमें हम क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ किसी क्वान्टिटेटिव डेटा का ही कोरिलेशन मेजर कर सकते थे। जैसे कि लाइक कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं कि किसी की हाइट और किसी के वेट में कितना कोरिलेशन है, या फिर किसी की आईक्यू में और किसी की आईक्यू में और किसी की एज में कितना ज़्यादा कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा जिसे हम मेजर कर सकते हैं। पर ये वाला जो आपका मेथड है स्पीयरमैन ने जो दिया, उन्होंने एक ड्रॉबैक कवर किया। ये जो कार्ल पियर्सन वाला जो मेथड था, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका एक ड्रॉबैक ये था कि उससे हम क्वालिटेटिव डेटा का कोरिलेशन मेजर नहीं कर सकते थे। अब कौन कितना ऑनेस्ट है कैसे बता सकता है। ठीक है, किसी की ऑनेस्टी और किसी की मतलब ब्यूटी में क्या कोरिलेशन है। अगर कोई ऑनेस्ट है तो वो कितना सुंदर होगा या फिर कितना कम सुंदर होगा, इसमें कोई कोरिलेशन बता सकता है, नहीं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको मेजर नहीं किया जा सकता नंबर्स में, उनका भी हम कोरिलेशन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उन्होंने ये मेजर ड्रॉबैक था जो कार्ल पियर्सन वाले मेथड का, वो कवर किया इसमें, और उन्होंने बताया कि हम किसी भी तरीके के डेटा को मेजर कर सकते हैं। अब नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे क्या है, हम रैंक करेंगे। जैसे कि अब कोई कितना सुंदर है उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, पर अगर 5-6 लोग इकट्ठे खड़े हों, ठीक है, 5-6 लोग खड़े हों, तो आप खुद से देख करके बता सकते हो अरे ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसने आपने इसको रैंक 1 दे दी। फिर ये उससे थोड़ी सी कम सुंदर है, ये 2, फिर वो और कम है तो 3, और जो बिल्कुल ही कम सुंदर है उसको आपने 6 दे दिया। ठीक है, 6 लोगों में से, तो इस तरीके से कर सकते हो। पर वो ऐसे नहीं है कि फिर वो हमेशा रैंक यही रहेगी। हो सकता है किसी और इंसान को, आपने तो पहले वाले बहुत सुंदर को 1 दे दिया, पर हो सकता है कि कोई और बंदा हो जिसको वो बहुत सुंदर वाला इंसान ज़्यादा पसंद ना आ रहा हो, वो उसको तीसरे नंबर पे पटक दे और तीसरे वाले को पहले पे पटक दे, यानी कि रैंक भी हमेशा फिक्स्ड नहीं रहेगी, गड़बड़ा जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, रैंक एक चीज़ की फिक्स्ड नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले जो कार्ल पियर्सन वाले मेथड्स थे ना, उनके मैं दोनों के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करा देती हूँ। नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, और अभी पहले वीडियो पॉज करके आप खुद से लिखने की कोशिश करो। मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए थे, पहला वाला फॉर्मूला और दूसरा जिसमें हम आपका क्या कहते हैं, वो एज्यूम्ड मीन यूज़ करते हैं, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो पहला वाला जो फॉर्मूला था जिसमें हमको मीन निकालना होता है, वो क्या होता है, पहला वाला फॉर्मूला था आपका सिग्मा XY अपॉन अंडर रूट सिग्मा x² इंटू सिग्मा y²। ठीक है, सिग्मा y², ये आपका पहला फॉर्मूला था। अब इसमें क्या होता है, ये x और y की जो छोटा x और छोटा y है, स्मॉल x स्मॉल y, ये क्या है, आपके डेविएशन है। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले मीन। तो ये सारा प्रोसेस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। फिर दूसरा आपका फॉर्मूला आता है जिसमें हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, फिर हम डेविएशन निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा dx dy पहले तो। ठीक है, देखते जाओ, टैली करते जाओ, आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। ठीक, सिग्मा dx dy, फिर यहाँ पे सिग्मा dx और सिग्मा dx इंटू सिग्मा dx ही था ना, मैं खुद भूल गई, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy
अपॉन n, ये हो गया। फिर ये पूरा इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट, एक बड़ा सा रूट, फिर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n, राइट। इसी तरह यहाँ पे फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर से एक और रूट, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है और ये फॉर्मूलाज दोनों मैंने बता दिए थे। अब ये शॉर्टकट मेथड है, इसी की जगह आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो dx और dy हैं इनमें जो कॉमन चीज़ें होंगी ना, कॉमन फैक्टर जो होता है जो हमने मीन में पढ़ा था वो निकाल लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये dx और dy की जगह सब जगह dx डैश और dy डैश यहाँ पे ऊपर ऐसे ऐसे करके सब जगह ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपको बस याद रखना है, सेम प्रोसेस है पूरा इसी के जैसा और कुछ नहीं। तो ये दो मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के मेथड की। आज हमें पढ़ना है कौन सा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसे हम डिनोट करते हैं आर के से, यहाँ पे नीचे सब स्क्रिप्ट में छोटा सा के बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 माइनस 6 सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, कैपिटल डी है, अपॉन n क्यूब माइनस n। ये जो n क्यूब माइनस n है ये सिर्फ इसके अपॉन में है, इधर नहीं है, तो 1 माइनस अलग है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। अब ये आर के क्या है, आर के है आपका रैंक कोरिलेशन, ठीक है, कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपका D क्या है, D आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस या फिर डिफरेंस बिटवीन रैंक्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा आपका क्या, सिर्फ D स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, D होगा, D की स्क्वायर निकालो फिर उसका सिग्मा करो, ऐसे करना पड़ेगा, अभी हम करेंगे समझ आ जाएगा। फिर N क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ पेयर्स। ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर अभी हम वो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब मैं ये रब करने जा रही हूँ, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 2 जजेस हैं जिन्होंने क्या किया है, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंक दिया, मैंने बताया था ना। अब एक जज है उसने अलग अलग रैंक दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं जज एक्स, सबसे पहला है आपका एक जज एक्स। जज एक्स ने क्या किया है, कैसे रैंक किया है इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इनको ऐसे रैंक किया है। अब ज़रूरी नहीं है जज वाई भी ऐसे ही रैंक करे, वो हो सकता है अलग करे, हो सकता है उसको जो 10वें नंबर पे जो बंदा है पार्टिसिपेंट है उसको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो वो उसको ऊपर वाली रैंक दे दे, वो उसे ऊपर पहुंचा दे, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग रैंक्स होंगी। तो आपको 2 सीरीज़ दे रखी होंगी बेसिकली जिसमें रैंक होंगी, ठीक है। तो ये हो गया, पहले जज ने ऐसे दिया हुआ है, दूसरे ने क्या किया हुआ है, 10 6 5 4 7 10 6 5 4 7 और 9 8 2 1 3, ठीक है, 9 8 2 1 3, ये हो गया। अब जज एक्स का हो गया, आपके पास जज वाई का हो गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था हमारा आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो हमारे पास हमको ये तो निकालना ही है, 1 का कुछ है नहीं, 6, हमें एक d चाहिए और एक n चाहिए, यानी कि 2 ही वैल्यूज़ चाहिए अपने को, d और n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेयर्स मैंने लिखा था ना, यानी कि कितने लोग हैं, कितने रैंक्स हैं, कितने हैं 1 से 10 तक, यानी कि 10 हैं, समझ आ रहा है, 10 ही तो हैं, ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, समझ आया। अब D क्या है, मैंने लिखा था डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। अब ये जो रैंक दी हुई है ना, इन्हीं के बीच का डिफरेंस लेना है आपको, या फिर D की वैल्यू निकालते हैं अपन। अब देखो रैंक के बीच का डिफरेंस कैसे लेंगे, एक में से दूसरे को ही माइनस करो, पहले में से हमेशा दूसरे को माइनस करना है, ये याद रखना है। ये नहीं कि बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ बड़ा आया, ये वाला तो इसमें से माइनस कर दिया, ऐसे नहीं, हमेशा फर्स्ट में से सेकंड ही माइनस करो। तो 1 माइनस 10 कितना हुआ, -9, 2 माइनस 6 -4, यहाँ -2, यहाँ 0, फिर यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -1, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ पे 7। ये हो गई आपकी D की वैल्यू। बट वी नीड D स्क्वायर, अपने को D स्क्वायर चाहिए,
यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज आई है ना डी की, इन सब का स्क्वायर कर दो। सिंपल सा लग रहा है ना, बहुत ईजी है। इनका स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 0 4 9 1 36 64 और ये आपका 49, ये हो गया डी स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए, डी स्क्वायर तो आ गया, बट वी नीड सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा मतलब समेशन, तो यानी इन सब का एडिशन करना है अपने को। ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। तो सिग्मा डी स्क्वायर हो गया, एन हो गया, दोनों को इसमें रख दो और कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, मैं सम नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट बता देती हूँ क्या आया है, 264 आई है वैल्यू, ठीक है। अब अपने को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आर के की जगह यहाँ पे यही लिखो, 1 माइनस 6 इंटू 264। 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 इंटू 264, तो 6 इंटू 264 लिखा, अपॉन एन क्यूब माइनस एन क्या हो गया, एन मतलब 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10, समझ आ रहा है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 6 4 से 24, 6 6 से 36, 8 और 1584 है ना। 10 क्यूब कितना होता है, 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 में से आप 10 माइनस करोगे, कितने बचे, 990, 990 यही बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 से जाएगा या नहीं, पहले 11 से कैंसिल करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 1584 अपॉन 990, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 9 ज़ा 99 और 0, ये 11 1 ज़ा 11 बचा 4 48, 11 4 ज़ा 44 बचा 4, 11 4 ज़ा 44, 9 से कितने टाइम्स जाएगा, 16 और अपॉन में ये 10 है ही, ठीक है। तो कितना बचा, 1.6, ठीक है। 16 अपॉन 10 मतलब 1.6, 1 माइनस 1.6 करना है, तो क्या आएगा आंसर, 1 माइनस 1.6 यानी कि हाँ 0.6, नेगेटिव 0.6, ये आंसर आया आपका। अब नेगेटिव 0.6 ये चेक कर लूँ, हाँ नेगेटिव 0.6 है। नेगेटिव 0.6 आने का मतलब क्या आ रहा है, अब देखो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कि एक तो कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव है कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट। और नेगेटिव कोरिलेशन होने के साथ साथ ये कैसा है 0.6 आ रही है वैल्यू। मैंने आपको बताया था 0 से -0.25, अच्छा आपकी तरफ इधर जाएगा, 0 से -0.25 जाएंगे तो लो हो जाएगा, -0.25 से -0.75 मॉडरेट और -0.75 से 1 हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये -0.6 कहाँ आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, -0.25 और -0.75, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, यानी कि ये कैसा कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है। कैसा है, मॉडरेट कोरिलेशन है। अब ये जो मैंने नेगेटिव कोरिलेशन दिखाया और मॉडरेट कोरिलेशन दिखाया, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो दोनों जजेस हैं ना, इन्होंने जितने भी रैंक्स दिए, हर पार्टिसिपेंट को, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंक दिए। पहले वाले पार्टिसिपेंट को जज एक्स ने फर्स्ट रैंक दिया, मतलब उसके लिए बहुत बढ़िया है, पर दूसरे जज वाई ने उसी पार्टिसिपेंट को 10वीं रैंक दिया, उसके लिए वो बहुत बेकार है। मतलब एक के लिए वही पार्टिसिपेंट सबसे अच्छा है, बेस्ट है, और दूसरे वाले जज के लिए वही पार्टिसिपेंट वर्स्ट है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं, चल रहे हैं ना। इसी तरह देखो, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पर इसके लिए बेस्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 1 दिया इसने, मतलब इसके लिए बहुत अच्छा है, 1 दिया है इसने, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसने 9 नंबर दिए, एक तरह से 9 रैंक दिए, समझ रहे हो, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, इसीलिए इसका आंसर आया है माइनस में, राइट। और मॉडरेट का क्या मतलब है, यानी कि अगर देखो -1 की तरफ अगर हम जाते जाएंगे ज़्यादा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि एकदम ही ऑपोजिट चल रहे हैं, पर ये एकदम ऑपोजिट नहीं चल रहे हैं, आपको दिख रहा है क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दोनों बराबर से हैं। इस वाले चौथे पार्टिसिपेंट को जज एक्स ने भी 4th रैंक दी है और इसने भी 4th रैंक दी है, दोनों जजेस ने 4 रैंक दी है इस चौथे पार्टिसिपेंट को। और या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, इस वाले पार्टिसिपेंट को अगर हम देखें, इसने 7वीं रैंक दी है, इसने 8वीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी ऑपोजिट नहीं है। बिल्कुल ही ऑपोजिट होते तो -1 के पास होती, और बहुत कम ऑपोजिट होते तो थोड़ा 0 के पास होती, पर ये बीच में है 6, समझ रहे हो, 6 कहाँ 10 और 1 के बीच में ही आएगा ना थोड़ा सा, तो इसीलिए ये क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन है, राइट। समझ आया, ये आपको याद रखना है पूरा प्रोसेस क्या है, मैं एक बार और समझाती हूँ। देखो
हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या है, आर के इज इक्वल टू या फिर कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। इसको अपने मतलब दिमाग में बार बार सोचो और खुद से लिख करके देखना, एक बार नहीं एक्चुअली 10 बार लिखो, फिर आपको याद रहेगा। अब हमको ये दो सीरीज दे रखी होंगी जिनमें रैंक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होगा कि ये रैंक्स हैं या नहीं। आगे क्वेश्चन में कराऊंगी जिसमें रैंक गिवन नहीं, आपको रैंक निकालनी है, वो भी मैं कराऊंगी। तो इसमें आपको रैंक्स गिवन है, रैंक गिवन है, तो हमको क्या चाहिए होता है, डी और एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू क्या है, जितने नंबर्स हैं ना वही एन की वैल्यू है। 10 है तो 10 हो गया, यहाँ पे इधर तक ही होता, 7 होते तो 7 हो जाती है एन की वैल्यू, इस तरीके से। डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, तो सबका डिफरेंस निकाल लो, पहले में से ही दूसरे को माइनस करना है हमेशा। डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, उसका सिग्मा निकाल लिया, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई, फॉर्मूला में पुट कर दिया, फिर हमने निकाल ही लिया, कोरिलेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आई होप समझ आ गया होगा क्या क्या प्रोसेस है। अब मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, भले ही पॉज करके वीडियो। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ और यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखो इसे भी मैं रब ही कर देती हूँ। हमारे पास देखो क्या है, ज़रूरी नहीं है हर बारी रैंक गिवन हो। 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 3 तरीके का, आप 3 तरीके से कोरिलेशन निकालोगे। कैसे, पहला तरीका होगा आपका व्हेन रैंक्स आर गिवन, जैसे कि जस्ट अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना वो वाला, जब रैंक्स गिवन हो ऑलरेडी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं है और आप खुद से रैंक निकालोगे, राइट। फिर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या है, हाँ, व्हेन द वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर सेम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये 3 तरीके हैं। अब इनमें से ये जो पहले 2 तरीके हैं, इनके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इनके लिए सेम फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला क्या है, आर के इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। इनके लिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है। किन के लिए, जब रैंक गिवन हो, जब रैंक नहीं गिवन हो, राइट। पर इन दोनों में ही क्या होना चाहिए, जैसे रैंक्स गिवन थी ना, तो ऐसा ना हो कि किसी की सेम वैल्यू हो, सेम, जैसे 2 को 7 रैंक दे दी, हो सकता है ना 2 बराबर हो। तो अगर बराबर हैं किसी भी केस में तो आप इसका फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसका फॉर्मूला भी मैं बताती हूँ, इसका फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसको अभी हम बाद में छेड़ेंगे। एक हमने कर लिया जब रैंक गिवन थी, अब हम दूसरा करते हैं जब रैंक गिवन नहीं होंगी, और वो भी सेम फॉर्मूला से होगा। तो पहले हम इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक समझ आया। अब दूसरा देखो आपका क्या है दूसरे में। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि यहीं पर मैं लिखती हूँ, पहले इसको रब कर देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है x और ये है y। x में आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16 और 18, 10, 9, ठीक है। अब y में वैल्यूज़ क्या गिवन है, 15, 12 और 4, 6, 7, 9, फिर है आपका 3, 10, 2, 5, ठीक है। 3, 10, 2, 5, ये आपको देखो 2 सीरीज़ गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होगा कि ये रैंक्स नहीं है। जिस क्वेश्चन में मेंशन है कि रैंक है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो फॉर्मूला लगा के, जैसे अभी मैंने कराया। पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये रैंक्स नहीं है, ये कुछ और है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, ये कंपटीशन था। तो दोनों जजेस ने क्या किया कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये 1 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं एक कंपटीशन में। उन 10ओं को क्या किए हैं, इतने इतने मार्क्स दिए हैं। अब मार्क्स आर नॉट रैंक्स, जब क्लियरली मेंशन्ड हो कि रैंक ही है, उसका मतलब रैंक ही है, और आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के करना शुरू करो। पर यहाँ पर मेंशन था कि मार्क्स दिए हैं। अब मार्क्स दिए हैं और रैंक, दोनों में डिफरेंस है। अब इन मार्क्स को हमको रैंक में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये जो 10 बच्चे हैं ना, 10 पार्टिसिपेंट्स, इनको हमको रैंक करना है कि भाई तुम फर्स्ट आए, तुम सेकंड आए, तुम थर्ड आए हो, ऐसे करके। रैंक का मतलब क्या था, आपकी रैंक क्या आई है, आप फर्स्ट आए हो कि सेकंड आए हो, यही तो होता है। तो मार्क्स के हिसाब से अपने को रैंक करना है, ये एक चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, आपका क्या हो सकता है, R1 किसकी रैंक हो गई, x की, या फिर RX लिख लेते हैं,
ठीक है, एक्स वाले की रैंक। और इसी तरह हम आर वाई निकालेंगे वाई की रैंक, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, अब आप जैसे मान लो 5 एग्जाम्पल समझो, अभी इसको भूल जाओ, अभी कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। जैसे 4 बच्चे हैं, उनके मार्क्स आए हैं 10 में से, एक के 6 आए हैं, एक के 4 आए हैं, एक के 9 आए हैं, एक के 8 आए हैं। आपके हिसाब से फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी? जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, यानी कि इसको फर्स्ट रैंक मिलेगी। सेकेंड किसको मिलेगी? जिसके उससे कम आए हैं, यानी कि इसको। फिर थर्ड किसको मिलेगी? इसको। फोर्थ किसको मिलेगी? इसको। समझ में आया? यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको सबसे कम नंबर वाली रैंक, यानी कि कम नंबर वाली रैंक ही तो टॉप की होती है, फर्स्ट ही तो टॉप होता है। यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए उसको टॉप करा है उसने, उसको फर्स्ट रैंक। पर हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है अपने को यही रूल फॉलो करना है, हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, 4 बच्चे हैं ना, तो सबसे कम जिसके आए ना उसको 1 बोल दें, उससे ज़्यादा जिसके आए हैं उसको 2 बोल दें, इससे ज़्यादा किसके आए हैं 3, और इससे ज़्यादा किसके आए हैं 4। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो दोनों में से, ये रैंक निकालने के लिए, ठीक है। पर याद रखना है दोनों सीरीज़ के साथ एक ही तरीका यूज़ करो। ऐसे नहीं एक में तो क्या किया, एक्स वाले में ऐसे कर दिया और वाई वाले में ऐसे कर दिया, नहीं, दोनों में एक ही तरीका यूज़ करना है, ये याद रखना है। तो अब हम इसी हिसाब से क्या करने वाले हैं, रैंक करने वाले हैं, ये याद रखना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की रैंक निकालते हैं। अभी वाई को भूल जाओ, वाई को नहीं देखना है ज़रा भी, एक्स को देखो सिर्फ, ये सब मैं रख कर दे रही हूँ। अब सिर्फ एक्स को देखो। तो अभी मैं कौन सा तरीका यूज़ कर रही हूँ पहले मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं, 18, सबसे ज़्यादा 18 इसके आए हैं। तो कायदे से इसको 1 मिलना चाहिए, पर मैं उल्टा कर रही हूँ। मैं क्या करूँगी, इसको 1 नहीं दूंगी, मैं इसको सबसे ज़्यादा वाली रैंक दूंगी। मतलब कितने बच्चे हैं, 10, तो मैं इसको 10 दूंगी, याद रखना। तो यहाँ पे इसकी रैंक क्या हो गई, 10। या फिर उल्टा नहीं, हम 1 से चलते हैं। 1 किसको मिलेगा, जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं। कम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब 1 2 3 4 5 और कम से ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम किसके हैं यहाँ पे, 9, यानी कि इसकी रैंक हो गई 1। फिर 9 से ज़्यादा कौन सा है, 9 से ज़्यादा तो 10 ही आएगा, 10 इसका है, तो इसकी हो गई 2। 10 से ज़्यादा 11 किसका है यहाँ, 3। 11 से ज़्यादा 12, 4। फिर 13, 5। 14 कहाँ है, 6। 15 कहाँ है, 7। 15 के बाद क्या आएगा, 16। 16 कहाँ है, 8। फिर 17 यानी कि 9 और 18 यानी कि 10, ठीक है, समझ आया। इसी का आप उल्टा भी कर सकते थे, आप 18 को 1 लिखते, फिर उससे कम 17 को 2 लिखते, एक ही बात होती, कैसे भी करो। अब पर यही तरीका हमको वाई सीरीज़ के लिए फॉलो करना है, दोनों में अलग नहीं, दोनों में सेम ही करना है, चाहे कोई सा भी करो। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सबसे कम वाले से स्टार्ट करते हैं। सबसे कम कौन सा है, 4 ही है, 3 है, 2 भी है, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको 1, ठीक है। फिर 3 का 2, फिर 4 का 3, ठीक है। फिर 5 आएगा, 5 है कहीं, ये रहा, 5 को 4, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आराम से करना। 5 के बाद क्या आएगा, 6 है कहीं पे, 6, इसके बाद कौन सी रैंक आएगी, 5 आएगी। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 कहाँ है, 8 है ही नहीं, ज़रूरी नहीं है सारे हों। फिर क्या आएगा, 9, 9 है, हाँ 9 है, इसको मिलेगी रैंक 7। 10 है, हाँ। 11 है, नहीं। 12 है, 12 हमने कहाँ तक हो गया है, 8 तक हो गया ना, तो 9, फिर 12 के बाद एक ही बचा है, ये हो गया 10। समझ आया, इजी था, बस हमने रैंक दे दी। अब हमारा काम खत्म, अब हमें इस x और y से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हटा दो, भूल जाओ, सिर्फ ये रैंक्स बची हैं। और जब सिर्फ रैंक होती हैं, हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वही एग्जैक्ट अपने को करना है। हम निकालेंगे अब सबसे पहले d, यानी कि दोनों रैंक के बीच का डिफरेंस। 7 - 10 -3, 0, 3, 0, -3, -3, 6 और 2 आपका 1 और ये -3, ईजी था। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 0 9 0 9 9 36 4 1 और ये 9, राइट। अब हमको निकालना है डी स्क्वायर का सिग्मा, यानी कि समेशन। तो समेशन क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, ठीक है, ये टैली करते जाते हैं 10, और 36 और 4 कितना होता है, 40। तो 40 और 10 50 हो गया कंप्लीट। अब ये कितने बचे, 1 2 3 4, 9 4 से कितना हो जाता है, 36। 50 और 36 यानी कि 86। समझ आया। अब हमको डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालनी है। एन की वैल्यू क्या है, कितने पार्टिसिपेंट्स है, क्वेश्चन में भी गिवन होगा, नहीं गिवन है तो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो रैंक्स दी अपन ने, तो एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, आर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 6 × 86 अपॉन 10³ - 10,
10 क्यूब माइनस 10 की वैल्यू क्या आई थी, इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में 990 आई थी ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 और 526, ये क्या हो गया 990। अब ये किससे जाएगा 9 से तो नहीं जाएगा, 9 4 जब नहीं 9 से भी नहीं जाएगा। आंसर क्या आ रहा है मैं देख के बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 2 नहीं आएगा, एक्चुअली 5 1 आएगा, तो 516 ठीक है। और फिर जब हम इस हिस्से को जब आप कैलकुलेटर से टैली करोगे तो आएगा 0.52। 0.52 आया, इसका मतलब 1 में से 0.52 घटाएंगे, क्या आ जाएगी आर के की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं आर के की वैल्यू आ गई है आपकी 0.48। ये हो गई आपकी वैल्यू 0.48। अब 0.48 का मतलब क्या है, सबसे पहली बात ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लिखो आप कि ये क्या है अपना, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि ये जो दोनों मार्क्स दिए हैं, मतलब दोनों जजेस ने या फिर दोनों टीचर्स ने जो मार्क्स दिए हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो ऑलमोस्ट सेम सी रैंक है सबकी, राइट। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के होने के साथ साथ ये कैसा है, मॉडरेट है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मॉडरेट कोरिलेशन। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, पॉजिटिव कोरिलेशन मॉडरेट कोरिलेशन ज़रूर मेंशन करना है कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन दैट इज 0.48 प्लस का 0.48 इंडिकेट्स दैट द कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ these 10 पार्टिसिपेंट्स इज़ पॉजिटिव एंड मॉडरेट। ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। तो हमारे 2 तरीके हो गए हैं, हमने क्या 3 तरीके पढ़े थे। सबसे पहला कि ये जब रैंक्स गिवन हो तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, जब रैंक्स नहीं गिवन हो तब हम क्या करेंगे, इनको रैंक करेंगे। कैसे भी रैंक कर सकते हो, या तो क्या करो, जैसे जिसके सबसे कम है उसको सबसे कम मतलब 1 वाली रैंक दे दो, 1 2 3 से स्टार्ट करो, या इसका मतलब 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करो, या तो जिसके सबसे कम नंबर्स हैं या फिर सबसे ज़्यादा है वहाँ से स्टार्ट करना है, पर दोनों ही में एक ही मेथड यूज़ करना है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास रैंक आ जाएंगी, फिर वही फॉर्मूला अपनाना है, डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो और आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। इसका भी फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे इसके बाद हमारे नेक्स्ट मेथड की। देखो 3 तरीके ने बताए थे मैंने। सबसे पहला जिसमें हमारे पास क्या हो, रैंक गिवन ना हो, फिर हमारे पास था कि जिसमें रैंक गिवन हो, नहीं सबसे पहला था रैंक गिवन हो, दूसरा जिसमें रैंक गिवन ना हो, तीसरा हमारे पास जिसमें जो सीरीज़ में वैल्यूज़ है ना वो सेम हो। अब जैसे अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन कराया इसमें क्या था कि 10 स्टूडेंट्स को इतने इतने मार्क्स मिले। अब हो सकता है ना कोई 2 या 3 स्टूडेंट्स हों जिनके मार्क्स सेम हों। अब जैसे ये 5 स्टूडेंट्स हैं, 6 मान लेते हैं, एक को मिले 2, एक को मिले 4, एक को मिले हैं 5, एक को मिले हैं 6, एक को मिले हैं 8 और एक को 5, ये 6 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम रैंक करें तो सबसे छोटे वाले को हम 1 लिख रहे हैं, उससे बड़े वाले को यानी कि 4 को हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब उससे बड़ा 4 से बड़ा क्या है 5 को हम 3 लिखेंगे, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब ऐसा तो नहीं ना अपन इसको भी 3 लिख दें और इसको भी 3 लिख दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, हमारे पास सीरीज़ में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, हो सकता है वो 2 भी हों, 3 भी हों, 4 भी हों। उस केस में आप क्या करोगे वो मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x 15 10 20 15 10 20 28 12 10 16 और 18, ठीक है। फिर ये सीरीज़ है हमारे पास y जिसमें क्या गिवन है 16 14 10 12 11 16 14 10 12 11 15 18 12 डन। अब देखो अपने को क्या करना है, ये बेसिकली है क्या, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, लेट अस सपोज ये इकोनॉमिक्स है, ये बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है। और ये कितने बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट हुआ, 8 बच्चों ने इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स लाए हैं वो लोग, और 8 बच्चे बिजनेस स्टडीज़ में कितने मार्क्स लेकर आए हैं, ये उनका स्कोर है, राइट। अब हम ऑब्वियसली इनको भी रैंक करेंगे, तो रैंक ऑफ x लिख लो, फिर हमारे पास क्या आ गया रैंक ऑफ y लिख लो, समझ आ रहा है। और इन रैंक के बीच का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं ना, तो d भी लिख लो, राइट। फिर हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर भी करते हैं, तो d स्क्वायर भी लिख लो। ये 4 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब बात आती है रैंक करने की, तो वही फॉर्मूला हम वही तरीका अपनाते हैं, पर यहाँ पे यूजुअली हम क्या करेंगे जिससे इजी भी पड़ता है। अभी तक हम क्या करते जाते हैं, जिसको सबसे कम नंबर मिले वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। जैसे सबसे कम यहाँ पे कैसे मिले हैं 10,
ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 फिर 2 ऐसे करके नहीं। अभी तक जो दोनों मेथड्स पढ़े, जब रैंक गिवन थी और रैंक नहीं गिवन थी, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें हम यही करेंगे कि जिसको सबसे ज़्यादा मिले हैं वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं 28, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। क्या है 28 को हो जाएगा 1, इसको फर्स्ट रैंक आ गई इसकी। 28 से कम कौन सा नंबर नज़र आ रहा है आपको? 18 ही नज़र, 20 नज़र आ रहा है ना। 20 कितनी बार है ये भी देखते जाओ कि ये रिपीट तो नहीं हो रहा है कोई नंबर, तो 28 तो नहीं हो रहा, 20 रिपीट हो रहा है नहीं, तो इसको रैंक दे दो 2। फिर 20 से छोटा है 18, राइट, इसको रैंक दे देंगे 3। फिर 18 से छोटा क्या है 17 है नहीं, 16 है। 16 कितनी बार है? एक ही बार है, इसको हो जाएगी 4। समझ आ रहा है? फिर 16 से छोटा 15 है और कितनी बार है? एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 5। 15 से छोटा 14 है नहीं, 13 है नहीं, 12 है अपन के पास, 12 हो जाएगा कितना? 6th रैंक आ गई इसकी। 12 से छोटा 11 है क्या? नहीं। फिर कौन सा है? 10 बचा अपन के पास, यहाँ पे 10 और यहाँ 2 बार 10 आ रहा है। अब हम 6 के बाद इसको दोनों को 7 रैंक दे दें, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर हम क्या करें, एक को 7 दे दें, एक को 8 दे दें। अब किसको 7 दें, किसको 8 दें, ये भी तो बड़ा कन्फ्यूजन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जो भी दोनों मार्क्स है ना, मतलब उनको कौन सी रैंक देनी है दोनों को, अपने को 7 ही तो देनी है, 7 ही तो देनी है दोनों को अपने को रैंक। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अपन एक काम करेंगे, देखो एक के साथ, एक को 7 मिलेगी, एक को 8 मिलेगी, यही तो होगा। पर किसको 7 दें, किसको 8 दें, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों रैंक्स को, अब जो इसके बाद 6 के बाद जो दोनों रैंक आने वाली हैं 7 और 8, 7 और 8 ही आएंगी, तो 7 और 8 को प्लस करो, और जितनी बार ये रिपीट कर रहे हैं नंबर, जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उनको उनसे डिवाइड कर दो। या फिर बेसिकली क्या करना है, 8 और 7 का एवरेज ले लो, जो नेक्स्ट 2 रैंक्स आने वाली है ना उनका एवरेज ले लो। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना हुआ, 8 और 7 15, और ये कितने हैं 1 और 2, 2 ही तो है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 7.5। तो दोनों को ही हम सेम रैंक दे देंगे 7.5, 7.5। ना तेरी ना मेरी, ना तू 8वें पे ये कह रहा है कि भाई मेरे को 8th पे नहीं रहना, मेरे को तो 7th चाहिए, ये भी यही बोल रहा है। तो अब हमने बीच का तरीका निकाल लिया, तुम दोनों 7.5 ले लो, ना 8 ना 7 किसी को, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट मार्क्स किसको मिले हैं, 18 ही है आई गेस, हाँ, तो ये हो गया 1। 18 से कम क्या है, 17 है नहीं है, 16 है, इसको हो गए 2। फिर है 15, यहाँ पे 3, ये रिपीट नहीं हो रहा है अभी कोई से भी मार्क्स। 15 के बाद 14, 4, 14 के बाद क्या है आपका 13 है नहीं, 12 है, और 12 2 बार है देखो, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही 12 को कौन सी रैंक मिलेगी, 4 के बाद एक को 5 मिलेगी, एक को 6 मिलेगी। अब दोनों बोल रहे हैं कि यार मेरे को 5वीं नहीं, मेरे को 5वीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा आना है, और वो बोल रहा है कि मेरे को 6वीं नहीं चाहिए, ये बोल रहा है मेरे को भी 6वीं नहीं चाहिए। तो 5 और 6 का एवरेज निकाल लो। 5 और 6 का एवरेज क्या होगा, 5.5 दोनों के बीच का। तो क्या हो जाएगा, इसको भी हमने क्या करा, 12 को 5.5 दे दी, और इस वाले 12 को भी 5.5 दे दिया, ठीक है। ये हो गया, 5 और 6 तक खत्म हो गया। अब यहाँ 5 और 6 खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 और 10 बचता है, तो अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा 8। आई होप समझ आ गया होगा सारी कहानी क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दोनों रैंक्स आ गई, तो अब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। 5 - 2 3, 7.5 - 4 कितना बचा, 3.5, 2 - 8 -6, 1 - 5.5 कितना बचा, माइनस का 4.5, 6 - 7 -1, 7.5 - 3 यानी कि 4.5, 4 - 1 3, और यहाँ पे माइनस का 2.5, रेडी। अब इसके बाद हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3.5 का स्क्वायर क्या होता है 12.25, ठीक है 12.25, 6 का स्क्वायर 36, 4.5 का स्क्वायर 20.25, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 20.25, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6.25। समझ आया। अब हमारे पास डी स्क्वायर भी आ गया। अब हम निकालें कैसे, क्या वही फॉर्मूला यूज होगा पिछला वाला, नहीं, इसमें फॉर्मूला में चेंज है। फॉर्मूला में क्या चेंज है, वही थोड़ा सरदर्द है, वही आपको समझना है, याद करना है कैसे भी, कैसे भी, ओके। कैसे याद करना है, देखो आर के थोड़ा सा सेम भी है, 1 माइनस हम क्या लिखते थे 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर ये तो लिख दिया। पर अब हमको आगे क्या करना है, यहाँ पे अलग चीज़ है, इसको ब्रैकेट में बंद करके 6 को बाहर रखना है, सिग्मा डी स्क्वायर को प्लस 1/12 m1³ - m1,
ओके, प्लस फिर से 1/12 m1 की जगह m2 क्यूब माइनस m2, ठीक है, फिर प्लस 1/12 m3 क्यूब, अब पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, 3 और माइनस m3 प्लस डैश 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 ऐसे आगे चलता जाएगा जहाँ तक होगा, ठीक है। अभी ये m1 m2 m3 क्या है मैं बताती हूँ। फिर इसको ब्रैकेट को कर दो बंद, कर दिया। अब इसके अपॉन में हम क्या लिखते थे, n क्यूब माइनस n लिखते थे ना, n क्यूब माइनस n, वो एज इट इज रहेगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई है, ये सब, ये 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस 1/12 m3 क्यूब माइनस m3। अभी m1 m2 m3 हैं क्या, देखो m1 m2 m3 और कुछ नहीं है, ये क्या है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। पहली बात तो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, पहली सीरीज में कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 10 ही तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया 10, दूसरी में कितनी रिपीट हो रही है, एक ही रिपीट हो रही है 12, ठीक है। और कितनी बार रिपीट हो रही है, 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, और ये 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी 2 बार। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई 2, m2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे बाई चांस ये भी 2 है, मान लो 12 यहाँ पे 3 बार लिखा होता या फिर 4 बार लिखा होता तो m2 की वैल्यू वो 3 या 4 होती। और यहाँ पे अब आप सोचोगे m3 क्या है, मान लेते हैं ये तो अभी 12 ही है जो एक ही बार रिपीटेड है, 12 के साथ साथ और भी कोई वैल्यू रिपीटेड होती, मान लो 18 भी 3 बार आ रहा होता, 18 भी 3 बार आ रहा होता, तो हम लिखते 18 रिपीट हो रहा है कितनी 3 बार, तो m3 की वैल्यू 3 हो जाती। इसी तरह मान लो x वाली सीरीज में भी एक और कोई नंबर होता जो रिपीट हो रहा होता 15, 15 हो रहा होता 4 बार रिपीट, तो यहाँ पे हो जाता 15 कितनी बार, 4 बार, तो m4 की वैल्यू हो जाती है ये। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना कोई भी नंबर दोनों सीरीज में, वही m1 m2 m3 m4 और आगे आगे तक वैल्यू है, चलती रहेगी। अब इनका कोई सीरियल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको m1 बोलो, इसको m2 बोलो, इसको m3 बोलो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो, बस आपने जब जो देख लिया वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अल्टीमेटली हमको यही तो वैल्यू निकालनी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसको पहले रखें। अगर आप यहाँ पे m1 की जगह 2 की जगह 4 रख के निकाल लोगे तो भी आएगा, और यहाँ पे 2 रख दोगे तो भी वही आएगा, एक ही बात है। तो m1 m2 m3 की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, पर याद रखना है क्या है ये m1 m2 m3, कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है दोनों सीरीज़ में, ठीक है। 10 इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर 10 3 बार आ रहा होता तो m1 की वैल्यू 3 हो जाती, यहाँ पे 14 4 बार आ रहा होता तो m2 की वैल्यू 4 हो जाती, और यहाँ पे 12 2 बार आ रहा है तो m3 की वैल्यू 2 हो जाती, इस तरीके से। तो आई होप समझ आया होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, डी की वैल्यू, डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो अपन ने निकाल लिया, इसका समेशन करना है तो वो चाहिए। m1 m2 m3 अपने पास है ही, ठीक है। n क्यूब, n क्या है यहाँ पे, कितने हैं ये बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 है। तो अब हम वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं r k = 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, इसका पूरे का सम करना है। अब इसका सम कैसे करेंगे भाई, मैं बुक में देख लेती हूँ। इसका सम आ रहा है 114, ठीक है, 114 ये हो गया, प्लस 1/12। अब यहाँ पे m1 क्या था, देखो भाई पहले कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 10 रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो m1 इज़ 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2, डन। अब हम देखेंगे इसी सीरीज़ में और कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो काम खत्म। अब दूसरी सीरीज़ पे आ जाओ, दूसरी सीरीज़ में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 12, कितनी बार, 2 बार रिपीट हो रहा है ये भी, तो दोबारा से 1/12 2 का क्यूब माइनस 2। अब और कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या वाई में, नहीं। और कोई हो रहा होता, मान लो 3 बार हो रहा होता, तो हम दोबारा लिख देते 1/12 प्लस 1/12 ब्रैकेट में 3 का क्यूब माइनस 3। यहाँ पे ये 12 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा होता तो मैं लिखती 3 का क्यूब माइनस 3, गेटिंग। अब ये इसको हम बंद कर देंगे, यहाँ पे n क्यूब माइनस n क्या था 8, यानी कि ये कितने हैं 8 हैं, 8 क्यूब माइनस 8। अब हमको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। आर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 6 इंटू 114 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हुआ 8, 8 माइनस 2 6, और 1/12 इंटू 6 कितना बचा 1/2 बचा ना, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेम ही है, तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं पहले रब करती हूँ।
फिर अपॉन में क्या बचा, 8 क्यूब क्या होता है 512 माइनस 8 कितना बचा 504। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करना है। आर के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 6, आधा आधा 1/2 क्या होता है आधा होता है ना, आधा और आधा कितना बन गया 1 बन गया, यानी कि +1 और 114 + 1 यानी कि 115 अपॉन 504। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, आर के की वैल्यू 1 माइनस 5 6 30 और 6 1 6 ये आया। इसको सॉल्व करोगे इस फ्रैक्शन को तो क्या आ रही है भाई वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1.36, 1 माइनस 1.36 यानी कि वैल्यू आ गई 0.36, और वो भी कैसा 0.36 प्लस का। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जब हमारे पास सीरीज़ में एक नंबर काफ़ी बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, वैल्यूज़ सेम हो या फिर रैंक्स भी सेम हो, इवन रैंक भी जब सेम होगी ना तो भी आपने यही करना है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, 1-2 बार लिखोगे आपके दिमाग में रहेगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी दिमाग में रहेगा। सो आई होप समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, देखो भाई पॉजिटिव कोरिलेशन है पहली बात। दूसरी बात 0.36 यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0 से 0 to 0.25 होता है तो क्या होता है लो होता है, और 0.25 से 0.75 होता है तो होता है मॉडरेट, यहाँ पे लो, और 0.75 से 1 तक होता है तो हाई होता है। पर ये क्या है 0.36 यानी कि इससे तो ज़्यादा ही है लो से, तो पर इसके पास ही है, थोड़ा ये कह लो थोड़ा सा लो ही है, तो यानी कि लो कोरिलेशन है और आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इस सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो एक बार पॉज करके फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। अब मैं दोबारा से अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना सबको रिवाइज कराने वाली हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो सिर्फ यहाँ पे थियरी कराना, क्वेश्चन कराना मेरा मोटो नहीं होता है, मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें आपको याद हो, राइट। तो अब हम सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, इस वाले चैप्टर में थोड़ी सी थियरी भी है जो मैंने स्किप कर दी है, जैसे कि कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बस कि एक तो हमको दोनों के बीच का रिश्ता बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, सॉरी -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हो। फिर जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं अभी तीनों के ही आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, वो भी आप खुद से पढ़ सकते हो। जो मेरा मेन फोकस है वो इस पर है क्योंकि यही तो टफ है, ठीक है, और इसी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो, तो इस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम में तो देखो कोई वही नहीं था फॉर्मूला। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, कार्ल पियर्सन, जो मैंने अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे ना फॉर्मूलाज, उन्हीं को दोबारा रिवाइज करते हैं। उसके क्या फॉर्मूलाज थे, सबसे पहला हमारे पास था सिग्मा XY अपॉन √सिग्मा x² इंटू सिग्मा y², राइट, ये वाला फॉर्मूला था। दूसरा हमारे पास क्या था इसका फॉर्मूला, जिसमें हम अज्यूम्ड मीन यूज़ करते हैं, इसमें एक्चुअल मीन, इसमें अज्यूम्ड मीन, वो क्या था, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n, राइट। फिर इस पूरे के अपॉन में बड़ा सा √ सिग्मा dx² माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई, फिर से बड़ा सा √ एज इट इज़ इसको यहाँ लिखो बस x की जगह y, सिग्मा dy² माइनस सिग्मा dy² का होल स्क्वायर, dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये हो गया आपका कौन सा जो हमने पढ़ा था स्पीयर नहीं कार्ल पियर्सन, ठीक है, ये है आपके कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये उसके फॉर्मूलाज हैं दोनों जो आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास आता है आज वाले फॉर्मूलाज, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तीनों टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जब रैंक गिवन हो और जब रैंक ना गिवन हो, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है RK। अच्छा, ये जो आपका ये तो कार्ल पियर्सन हो गया, रैंक वाला जो है ना, इसमें आपको RK यूज़ करना है क्योंकि रैंक में R से स्टार्ट होता है, K से ख़त्म होता है, तो ये आपको RK यूज़ करना है रैंक वाला, ओके। तो इसका क्या फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³ माइनस n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन रैंक इज गिवन एंड व्हेन रैंक इज
नॉट गिवन, दोनों ही केसेस में यही करना है। और रैंक निकालनी कैसे है वो मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो बैक करके देख लो एक बार और। अब आता है सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला, जब हमारे पास क्या हो, आपका सीरीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ सेम हो। वो उसका फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6। अब साथ में दिमाग से मतलब याद करने की कोशिश करो, क्या था, सिग्मा टी स्क्वायर, पर इसके बीच में ब्रैकेट लगा देना यहाँ पर, और इसके साथ में हमको क्या लिखना है, प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1, फिर से 1/12 m2 क्यूब माइनस m2, प्लस ऐसे जितने भी बार रिपीट हो रही हो जो डिजिट, उसका आगे m1 m2 m3 चलते जाओ, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर दो, और इसके अपॉन में, इस पूरे के में नहीं, जैसे ये एन क्यू माइनस एन सिर्फ इसके अपॉन में है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसके अपॉन में एन क्यू माइनस एन लिख दिया, ये 1 अलग ही रहेगा, ठीक है, ये 1 रहेगा यहाँ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला, जब आपके पास व्हेन द वैल्यूज इन द सीरीज आर सेम। ये आपको पूरा मैंने चैप्टर का एक ग्लांस दे दिया है, इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट लेना, फॉर्मूलाज़ को लिख कर प्रैक्टिस करना। सारे ही फॉर्मूलाज आप 10-10 बार लिखो, आपको याद रहेंगे डेफिनेटली। फिर भी नहीं याद होते हैं तो याद करने की कोशिश करो। और यस, इसी चैप्टर के मैं कुछ आगे क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, जो कि मैं कराऊंगी, क्योंकि बोर्ड पे इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है, तो मैं पीपीटी के थ्रू करवाऊंगी, और जल्दी ही मैं वो वीडियो भी पोस्ट कर दूँगी। उससे पहले अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में क्वेरी है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। कॉमेंट में इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो नहीं लिखोगे, पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ लेना। पर अगर कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है या जो भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली भेज सकते हो, वहाँ पे मेरे को डीएम कर देना अपना क्वेश्चन। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आईडी का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सर्च करना स्टडी प्रो ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा, वही यूट्यूब वाला लोगो लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।